नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। आज के कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों और उससे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल किए, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी, देवसिंह चौहान और बलभद्र मांझी ने। उन्होंने संचार मंत्रालय से पूछा है कि सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के माध्यम से वित्तपोषित ब्रॉडबैंड और मोबाइल संपर्क विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है और पिछले 3 वर्षों में 4G, 5G कवरेज और ब्रॉडबैंड एक्सेस वाले गांवों की कुल संख्या कितनी है। USOF सहायता के माध्यम से ग्रामीण, सुदूर, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में लगाए गए मोबाइल टावरों का कर्नाटक सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है और चल रही 4G संतृप्ति परियोजनाओं के पूरा होने की समय सीमा क्या है। ग्रामीण भारत के ब्रॉडबैंड संपर्क को तेजी से बढ़ाने के लिए USOF के तहत उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। पिछले 3 सालों के दौरान USOF वित्तपोषित योजनाओं के स्पष्ट परिणाम क्या हैं। वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख USOF समर्थित परियोजनाओं का ब्यौरा, स्वीकृत लागत, भौतिक प्रगति का ब्यौरा और पूरा होने की संभावित समय सीमा क्या है। सरकार द्वारा देश के जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में कम कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करने के लिए मोबाइल टावर लगाने के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए। USOF ने डिजिटल अवसंरचना को बेहतर बनाने में किस प्रकार सहायता की और उक्त प्रयासों में प्राप्त उल्लेखनीय परियोजनाएं या उपलब्धियां क्या हैं। इस सवाल का जवाब दिया संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि देश में जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में दूरदराज और गांव एवं द्वीप समूहों में ब्रॉडबैंड के प्रसार में तेजी लाने के लिए उच्च बैंडविड्थ क्षमता वाले इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने और मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल भारत निधि के माध्यम से कई कदम और परियोजनाएं शुरू की गई। कुछ परियोजनाएं पहले से पूर्ण हो गई हैं और कार्यान्वयन के अधीन हैं। प्रमुख परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है। भारत नेट परियोजना को देश में ग्रामीण क्षेत्रों सहित ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। नवंबर 2025 तक 2,14,904 ग्राम पंचायतों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया और पिछले 3 वर्षों के दौरान 6,26,148 FTTH कनेक्शन सहित देश में भारतनेट परियोजना के तहत 13,92,767 फाइबर टू होम कनेक्शन प्रदान किए गए। इसके अलावा 4/8/2023 को सरकार द्वारा अनुमोदित संशोधित भारतनेट कार्यक्रम भारतनेट चरण 1 और चरण 2 के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन शेष ग्राम पंचायतों और शेष बिना ग्राम पंचायतों वाले गांवों में उनकी संबंधित ग्राम पंचायतों से मांग के आधार पर नेटवर्क का निर्माण कार्यान्वयन के अधीन है। भारत संचार निगम लिमिटेड को परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है और अगले 5 वर्षों में परिवारों को 1.50 करोड़ FTTH कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य होगा। नवंबर 2025 तक 4G सैचुरेशन स्कीम और अन्य मोबाइल परियोजनाओं के तहत देश में 23,280 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं और पिछले 3 वर्षों के दौरान 29,009 गांवों को 4G कवर दिया गया है। जारी 4G सैचुरेशन परियोजना की समाप्ति के लिए अनुमानित समय सीमा दिसंबर 2026 है। DBN के समर्थन के माध्यम से कर्नाटक सहित ग्रामीण, दूरदराज, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में शुरू किए गए मोबाइल टावरों का राज्यवार विवरण DBN की वेबसाइट usof.gov.in पर उपलब्ध है। चेन्नई और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच और मुख्य भूमि कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच द्वीपों को उच्च गति वाले इंटरनेट डेटा और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को चालू करना। मुख्य DBN समर्थित परियोजनाओं की परियोजना लागत का विवरण निम्नानुसार है। भारतनेट परियोजना की लागत 1,88,041 करोड़ रुपए है। 4G सैचुरेशन परियोजना की लागत 30,620 करोड़ रुपए है।
आकांक्षी गांवों को 7,287 सेवा वंचित गांवों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान। परियोजना की लागत 2,876 करोड़ रुपए है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण द्वितीय से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा है कि गत 5 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण द्वितीय के तहत स्वीकृत परियोजना का ब्यौरा क्या है और स्थापित कुल क्षमता, लाभार्थियों की संख्या कितनी है और प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है। राज्य में इस कार्यक्रम के तहत रूफटॉप सौर प्रणालियों को अपनाने वाले आवासीय, संस्थागत और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या कितनी है। क्या सरकार ने महाराष्ट्र में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कोई चुनौतियां जैसे सब्सिडी वितरण में विलंब, ग्रिड संपर्कता या उपभोक्ता जागरूकता की कमी को चिन्हित किया है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। कार्यक्रम की स्वीकृतियों में तेजी लाने, आवासीय उपभोक्ताओं में इस कार्यक्रम को अपनाने में वृद्धि करने और राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत राज्यों के रूफटॉप और क्षमता लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि रूफटॉप सौर कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र राज्य के लिए कुल मिलाकर 605 मेगावाट क्षमता स्वीकृत की गई। इसमें कार्यक्रम के तहत आवासीय क्षेत्र में 48,432 रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करके 239 मेगावाट क्षमता हासिल की जा चुकी है और लगभग 289 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी की गई। महाराष्ट्र के डिस्कॉम्स ने 30/11/2025 तक राज्य में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं द्वारा स्थापित रूफटॉप सोलर सिस्टम की कुल मिलाकर 4.58 गीगावाट क्षमता की सूचना दी। वर्तमान में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में आवासीय क्षेत्र के 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सौर पैनल स्थापित करना है। PMSG MBY रूफटॉप सौर सिस्टम लगाने की मांग आधारित योजना है, जिसके तहत देश के सभी आवासीय उपभोक्ता जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम का ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन है, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में रूफटॉप सौर अपनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं। पंजीकरण से लेकर राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी के वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो दर 50 BPS अर्थात वर्तमान में 5.75% प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर 10 वर्षों की अवधि के साथ संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्धता, तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को माफ करने के और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड वृद्धि की शुरुआत करके विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना। रेस्को यूटिलिटी आधारित एकत्रीकरण मॉडलों को शामिल किया गया है। नेट मीटरिंग करार को राष्ट्रीय पोर्टल में आवेदन का हिस्सा बनाया गया है। पर्याप्त और योग्य वेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वेंडरों के पंजीकरण को सरल किया गया है। कुशल मैनपावर तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश भर में प्रमुख समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन, टीवी विज्ञापन अभियान, क्षेत्रीय चैनलों सहित FM स्टेशनों पर रेडियो अभियान आदि जैसे जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना, राज्य डिस्कॉमों सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की प्रगति की नियमित जानकारी और निगरानी, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित करना, शिकायतों के समय पर समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। टेलीफोन नंबर 15555 वाला एक कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है। इसके अलावा MNRE और REC लिमिटेड PMSG MBY के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सहित सभी राज्य डिस्कॉम के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करते हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है CBFC के तहत OTT सामग्री से। इन सवालों को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर M.K. विष्णु प्रसाद ने। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार ओवर द टॉप सामग्री को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड प्रणाली के तहत लाने पर विचार कर रही है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। यदि नहीं तो सामग्री संबंधित अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु विकल्प क्या है। गत 3 वर्षों के दौरान सरकार ने OTT सामग्री के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है। ऐसी शिकायतों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है।
इस सवाल का जवाब दिया सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने। उन्होंने अपना जवाब दिया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की जांच और प्रमाणन के लिए चलचित्र अधिनियम 1952 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। OTT सामग्री को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के भाग 3 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया गया है। आचार संहिता के अनुसार OTT प्लेटफॉर्म के लिए यह आवश्यक है कि वे कानून द्वारा निषिद्ध सामग्री प्रकाशित करने से बचें और नियमों में दिशा निर्देशों के अनुसार सामग्री का आयु आधारित वर्गीकरण करें। ये नियम सामग्री से संबंधित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और लोक शिकायतों को संबोधित करने के लिए एक 3 स्तरीय संस्थागत तंत्र का प्रावधान करते हैं। प्रकाशकों के स्वयं विनियमन निकायों द्वारा स्व विनियमन, केंद्रीय सरकार द्वारा निगरानी तंत्र, OTT सामग्री से संबंधित शिकायतों को IT नियम 2021 के तहत किए गए शिकायत निवारण तंत्र के स्तर 1 प्रकाशकों द्वारा स्व विनियमन के तहत उचित कार्रवाई के लिए संबंधित OTT प्लेटफॉर्मों को विधिवत अग्रेषित किया जाता है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है युवा संसद प्रतियोगिता से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय से पूछा है कि मंत्रालय युवा संसद प्रतियोगिता के माध्यम से विधायी प्रक्रियाओं में छात्रों की सहभागिता को कैसे बढ़ावा दे रहा है। क्या सरकार द्वारा प्रारूप विधेयकों की विधि बनने से पूर्व उन पर सार्वजनिक विचार विमर्श करने के लिए कोई विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। मंत्रालय अपनी वार्षिक रिपोर्ट और प्रदर्शन सूचकांकों को आम लोगों के लिए किस प्रकार सुगम बना रहा है। इस सवाल का जवाब दिया संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। उन्होंने जवाब दिया कि संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संबंधित हितधारक संगठनों के समन्वय से दिल्ली विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। युवा संसद प्रतियोगिता का कार्यक्रम एक जागरूकता कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, अनुशासन की स्वस्थ आदतें विकसित करना और दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता पैदा करना और विद्यार्थियों को संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं को जानने में सक्षम बनाना और लोकतांत्रिक तरीके से अपना जीवन जीने के लिए सरकार की कार्यप्रणाली, संवैधानिक मूल्यों के बारे में उनका ज्ञानवर्धन करना है। प्रारूप विधेयकों की विधि बनने से पूर्व उन पर सार्वजनिक विचार विमर्श करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा कोई विशेष प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया है। यह मंत्रालय नियमित रूप से अपनी वेबसाइट पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जो आम जनता के लिए सुलभ दस्तावेज है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों से जुड़े सवाल पूछे जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है मिशन शक्ति से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद चंद्रकांत दामोदर हंडोरे ने। उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से पूछा है कि विगत 3 वर्षों के दौरान विशेष रूप से महाराष्ट्र में संबल और सामर्थ्य के लिए जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और धनराशि का उपयोग न किए जाने के महत्वपूर्ण कारण क्या है। योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य संघराज्य क्षेत्रों को धनराशि का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं सहित सबसे कमजोर महिलाओं तक पहुंचने वाले वास्तविक लाभों की निगरानी के लिए कोई विशिष्ट तंत्र मौजूद है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के कार्यकलापों को सुदृढ़ करना है। मिशन शक्ति में 2 वर्टिकल अर्थात महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए संबल और महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों सहित सभी पात्र लाभार्थियों के सशक्तिकरण के लिए सामर्थ्य योजना शामिल है। संबल में 1 स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत शामिल है। सामर्थ्य में शक्ति सदन, सखी निवास, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना और संकल्प महिला सशक्तिकरण केंद्र शामिल है। मिशन शक्ति केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के अधीन है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की एकल नोडल एजेंसी या SNA स्पर्श के लिए व्यय विभाग के निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर निधि जारी की जा रही है। वर्ष में एक बार कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर इस योजना के तहत कार्यकलापों की प्रगति की निगरानी करता है और उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा करता है। इसके अलावा मंत्रालय के अधिकारी बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और समय समय पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के दौरे करके योजना की लगातार समीक्षा करते हैं। मंत्रालय ने मिशन शक्ति डैशबोर्ड तैयार किया है जो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मिशन शक्ति के तहत योजनाओं के संचालन की तत्समय निगरानी करने में सहायक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सॉफ्टवेयर MIS भी विकसित कर चुका है जिसके तहत UIDAI के माध्यम से लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण
डिजिटल रूप से किया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियमों द्वारा सत्यापन सुनिश्चित किया जाता है ताकि निधि उनके डीबीटी सक्षम आधार सीडेड बैंक या डाकघर खातों में सीधे पहुंचे। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है दिव्यांग व्यक्तियों के समग्र पुनर्वास से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद रामेश्वर तेली और अमरपाल मौर्य ने। इन सांसदों ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूछा है कि दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास में समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। सहयोग के तहत स्वीकृत अनुसंधान परियोजनाओं का स्वरूप और दायरा क्या है और इनके तहत कौन कौन से संस्थान शामिल हैं। इन परियोजनाओं के लिए कितनी निधि आवंटित की गई और किन विशिष्ट क्षेत्रों में फोकस किया गया है। इस पहल से दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण और जीवन गुणवत्ता पर क्या अपेक्षित परिणाम आया है। इस सवाल का जवाब दिया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री BL वर्मा ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि ये विभाग प्रमुख योजनाओं और पहलों के माध्यम से एकीकृत पुनर्वास को बढ़ावा देता है। 10 राष्ट्रीय संस्थान और 30 समेकित क्षेत्रीय केंद्र पूरे भारत में पुनर्वास सेवाएं, शीघ्र हस्तक्षेप और कौशल विकास प्रदान करते हैं। सहायक यंत्रों उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना सहायक उपकरण प्रदान करती है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपने शिविरों और प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों के माध्यम से सहायक उपकरण का निर्माण और आपूर्ति करता है। सिब्डा की अनुसंधान उपयोजना के तहत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग सहायक प्रौद्योगिकी विकास, पुनर्वास प्रोटोकॉल और थेरेपी मॉड्यूल, सुगम्य अधिगम और संचार प्रौद्योगिकियों, पर्यावास अनुसंधान, डिजिटल और ICT आधारित हस्तक्षेपों और साक्ष्य आधारित प्रसार और कार्यात्मकता आकलन अध्ययन से संबंधित परियोजनाओं का समर्थन करता है। हाल की परियोजनाएं PDUNIPPD नई दिल्ली, AYJNI SHD मुंबई, NIEPID सिकंदराबाद, NIEPVD देहरादून और NILD कोलकाता द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कार्यान्वित सिब्डा योजना के अनुसंधान उपयोजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक हुआ कुल व्यय 3.49 करोड़ रुपए है। ये पहल प्रौद्योगिकी आधारित, साक्ष्य आधारित उपायों और संरचित प्रारंभिक बाल्यावस्था सहायता, थेरेपी का एकीकरण, अन्य लोगों के साथ साथ देखभालकर्ता की भागीदारी के माध्यम से दिव्यांगजनों की कार्यात्मक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है सुगम्य भारत अभियान से। सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और परमार जशवंत सिंह सालम सिंह ने। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूछा है कि सुगम्य भारत अभियान के तहत सार्वजनिक भवनों, परिवहन प्रणालियों एवं डिजिटल सेवाओं में सुगमता आकलन की वर्तमान स्थिति क्या है। केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर कितने प्रतिशत सरकारी भवन वर्तमान में बाधा रहित पहुंच मानकों का अनुपालन करते हैं और क्या केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर के सरकारी भवनों की सुगमता सुविधाओं में कोई खामियां पाई गई। शेष सार्वजनिक अवसंरचना को सुगमता मानकों के अनुरूप उन्नत करने के लिए मंत्रालय द्वारा सहायता हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही इसके लिए निर्धारित समय सीमा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री BL वर्मा ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि राज्य में निहित या राज्य के अधिकार क्षेत्र वाले निर्माण कार्य, भूमि और भवन राज्य सूची का विषय हैं और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 41, 44 और 45 के अनुसार समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य निर्मित अवसंरचना, परिवहन प्रणाली और सुगम्य ICT सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए जिम्मेदार है और नियमित रूप से सामाजिक लेखा परीक्षण मूल्यांकन आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए इससे संबंधित डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की सुविधा के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एक व्यापक योजना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना कार्यान्वित करता है जो पूरे भारत में लागू है। इसमें एक घटक बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए योजना है जिसके माध्यम से मौजूदा सरकारी भवनों और कार्यालयों में प्राप्त पूर्ण प्रस्तावों के अनुसार बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए मांग के आधार पर राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उपयुक्त सरकारों और हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए डिजिटल सुगम्य मानकों के साथ निर्मित वातावरण हेतु सार्वभौमिक डिजाइन अनुपालन मानक, सुसंगत दिशा निर्देश और दिव्यांगजन
अधिकार अधिनियम 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित किए जाते हैं। उपयुक्त सरकारों और अन्य सेवा प्रदाताओं के सुगम्य लेखा परीक्षा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने निर्मित वातावरण और वेब डिजिटल दोनों डोमेन में सुगम्य लेखा परीक्षकों को पैनलबद्ध किया है। आज तक की स्थिति के अनुसार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने निर्मित वातावरण के लिए 60 सुगम्य लेखा परीक्षकों और वेब सुगमता के लिए 16 सुगम्य लेखा परीक्षकों का पैनल बनाया है। संबंधित अधिकारियों, जिसमें राज्य संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें शामिल हैं, द्वारा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक और निजी दोनों अवसंरचनाओं की सुगमता लेखा परीक्षण करने के लिए इन पैनलबद्ध सुगम्य लेखा परीक्षकों की सेवाएं पारस्परिक रूप से सहमत अनुबंधों और शर्तों पर सीधे प्राप्त की जा सकती हैं। तो आप देख रहे थे आज का प्रश्नकाल, जिसमें आपने देखा कि सांसद संबंधित मंत्रालयों से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं, जिसका संबंधित मंत्रालय या संबंधित मंत्री की ओर से उत्तर दिया जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।